नमस्कार स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हमें दो तरह की लाइनों के बारे में जानना होगा। एक लाइन होती है एक्सियल लाइन और दूसरी होती है इक्वेटोरियल लाइन। तो हमें डायपोल की वजह से एक बार उसकी एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है और फिर उसकी इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो सबसे पहले एक्सियल लाइन क्या होती है और इक्वेटोरियल लाइन क्या होती है, हमें ये समझना है। तो एक्सियल लाइन क्या होती है? जैसे कि हमें पता है कि इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, ये सिस्टम ऑफ चार्ज होता है जिनका मैग्नीट्यूड सेम होता है और नेचर अपोजिट होता है। मान लीजिए हमारे पास एक डायपोल है जिसमें दो चार्ज है, एक माइनस क्यू और एक प्लस क्यू, और दोनों के बीच में एक फाइनाइट डिस्टेंस है। दोनों चार्ज के बीच में एक फाइनाइट डिस्टेंस है, हालांकि वो बहुत स्मॉल है। और आइडियल डायपोल के लिए दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस 0 होती है। तो इसे याद रखिएगा। तो हमारे पास एक डायपोल है जिसके बीच की डिस्टेंस ए बी है। हम यहाँ पर एक्सियल लाइन को कैसे डिफाइन करेंगे? एक्सियल लाइन वो लाइन होती है जो इसकी लेंथ के अलोंग हो, इसके लेंथ के अलोंग और इसके सेंटर से पास हो। मान लो हमारा सेंटर क्या है डायपोल का O। एक्सियल लाइन इज दैट लाइन विच इज अलोंग द लेंथ ऑफ द डायपोल एंड पास थ्रू इट्स सेंटर। So this line will act as the axial line. So what is axial line? It is that line which passes through the center of the dipole and remains along its length. दूसरी लाइन क्या होती है? इक्वेटोरियल लाइन। अब इक्वेटोरियल लाइन क्या होती है? वो लाइन जो इसके सेंटर से पास हो और इसके लेंथ के परपेंडिकुलर हो। सो दिस लाइन विच इज पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड इज नॉर्मल टू इट्स लेंथ, देन दिस लाइन विल बी कंसिडर्ड एज द इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन। हमें क्या समझना है? हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है दिए गए डायपोल की। सबसे पहले हम किस पर निकालेंगे? उसकी एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, फिर उसके बाद हम इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो इस डायग्राम में आप साफ साफ समझ सकते हैं कि एक्सियल लाइन क्या होती है और इक्वेटोरियल लाइन क्या होती है। तो नाउ आर मूविंग टू आवर टॉपिक electric field due to electric dipole on axial line. हम मान लेंगे कि हमारे पास एक डायपोल है जिसका डायपोल मोमेंट P है, जो किसके इक्वल होता है? प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ इधर चार्ज टू द सेपरेशन बिटवीन देम। तो मान लेंगे हमारे पास एक डायपोल है जिसका डायपोल मोमेंट P है, जो Q इंटू 2a होता है, और उसकी लेंथ कितनी है? 2d। सो दिस इज आवर डायपोल whose length is 2d and center is O. So this is the dipole whose center is O and length 2d and will have the dipole moment Q into 2d, right? Now this is our axial line on which we have to find the electric field. Suppose we have a given position P on this axial line where we have to find the electric field. Now to examine
to detect the presence of electric field due to this dipole, we will place an electric charge that is known as the test charge. So I have placed the test charge plus Q naught at position P. मैंने यहाँ P पोजीशन पर एक टेस्ट चार्ज प्लेस कर दिया। क्या पता करने के लिए क्या डायपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड P पोजीशन पर है या नहीं है। तब हमें बड़े ध्यान से देखें। अब क्योंकि P पोजीशन पर जो चार्ज है, टेस्ट चार्ज है, वो है प्लस Q नॉट, जो B पोजीशन पर जो चार्ज है प्लस Q उसके नजदीक है, और इसकी पोजीशन A पोजीशन पर जो चार्ज है उससे वो क्या है, ज्यादा डिस्टेंस पर है। तो ये चार्ज इस चार्ज को रिपेल करेगा विद ग्रेटर मैग्नीट्यूड, और A पोजीशन पर जो चार्ज है डायपोल का वो इस चार्ज को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा विद लेस मैग्नीट्यूड, राइट। सो दिस टेस्ट चार्ज at position P will experience a repulsive force. So the direction of force will be outward away from the P, but it acts along this axial line, right? So as we know, हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की भी जो डायरेक्शन होती है वो फोर्स की डायरेक्शन में होती है। तो क्योंकि ये टेस्ट चार्ज इस चार्ज की वजह से रिपेल होगा, वो इस एक्सियल लाइन के अलोंग एक्ट करेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी इसी रिपल्सिव फोर्स के डायरेक्शन में होगी। सो दिस विल गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पोजीशन P ड्यू टू चार्ज एट B. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पोजीशन P ड्यू टू द चार्ज एट B. Similarly, the direction of electric field at P due to the charge at A will also be found by taking the direction of electric force due to the charge at A. अब हम देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर चार्ज कौन सा है, माइनस Q। तो ये चार्ज क्या करेगा, इस चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, राइट। सो द डायरेक्शन ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स ड्यू टू दिस चार्ज विल बी towards the A position, right? So this will give the direction of electric field due to this negative charge. So this is the direction of electric field due to this negative charge. Since these two electric fields are vector quantity, right? EA and EB are the vector quantity and both are acting along a straight line. So there will be a resultant of these two electric field. दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड EA और EB दोनों वेक्टर क्वांटिटी है और दोनों एक लाइन के अलोंग एक्ट कर रही है, तो उनका रिजल्टेंट भी लाइन करेगा, उनका रिजल्टेंट भी होगा। उस रिजल्टेंट को हम किससे निकाल सकते हैं, रिजल्टेंट का फॉर्मूला जो कि ट्राइंगल्स लॉ से हम निकालते हैं, राइट। तो उसका यूज करके हम क्या कर सकते हैं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड P पोजीशन पर निकाल सकते हैं। लेकिन उससे पहले हमें EA और EB का मैग्नीट्यूड निकालना होगा। जब हम EA और EB का मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे तब हम इजीली रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड P पोजीशन पर कैलकुलेट कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज एट A एट पोजीशन P कैलकुलेट करनी है, और सिमिलरली फिर EB हमें कैलकुलेट करनी है। नाउ द इलेक्ट्रिक field intensity due to charge at A at position P is, that is, इस चार्ज की वजह से जो A पोजीशन पर है, P पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी वो हमें कैलकुलेट करनी है, और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पता है, दैट इज EA इक्वल्स टू, अभी हम वेक्टर क्वांटिटी के टर्म में लिख रहे हैं, तो E इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है E इक्वल्स टू K टाइम्स, दिस इज द वेक्टर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू K टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ
charge, source charge, divided by the square of distance, and for direction we use the r cap. R cap shows the electric field will act in the direction of the force which is linear, which is radial. So this is the electric field in vector quantity. Or if you want to write in scalar term, so it can be easily written as k times the magnitude of charge divided by the square of distance between them, right? So here in terms of vector quantity, the electric field due to charge at A at position P can be written as k times the magnitude of source charge. The source charge is -q, which is producing the electric field, -q divided by the square of distance between them. So we have this much separation between the test charge where we are trying to calculate the electric field and this source charge. So the square of the distance, that will be a p square, and direction can be written as x along AP, right? Instead of यूनिट वेक्टर की जगह मैंने एक स्टेटमेंट लिख दी कि किसके अलोंग लगेगी, AP के अलोंग, एंड इट टुवर्ड्स A, और किसकी तरफ लगेगी, A की तरफ लगेगी, राइट? अगर हम ये मान लें कि इस P पोजीशन की डिस्टेंस O पोजीशन मतलब सेंटर से ओरिजिन से कितनी है, x है, तो AP हमारी कितनी हो जाएगी, AP विल बी x plus this half distance, and this half distance is d. So the electric field due to charge at A in terms of scalar, now I am writing in terms of scalar, will be k times the modulus or the magnitude of the source charge. अब क्योंकि हमने यहाँ पर modulus ले लिया है तो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा. So it comes out q by the square of distance. ये a की आप क्या ले सकते हैं, d plus x, right, whole square. So it will be our first equation. ये हमारी क्या हो जाएगी, फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी. Similarly, the electric field intensity at position P due to charge at V will be, अब हमें क्या करना है, P पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने की, इसकी वजह से, इस चार्ज की वजह से जो B पोजीशन पर है. और हम साफ देख सकते हैं कि ये रिपल्सिव डायरेक्शन में, जो रिपल्सिव फोर्स है उसकी डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है. पहले लिखेंगे वेक्टर क्रम में, दैट इज EB equals to k times the modulus of the source charge, that is plus q. यहाँ पर हम क्या लेंगे, सोर्स चार्ज का मैग्नीट्यूड लेंगे. हमारा सोर्स चार्ज क्या है, B पोजीशन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, प्लस q डिवाइडेड बाय द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस between these two positions. अब इन दोनों पोजीशंस के बीच की डिस्टेंस क्या है, BP. So it will be BP square, and for direction I will write a statement. डायरेक्शन के लिए मैं यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखूंगा, x along BP आउटवर्ड मीन्स बाहर की तरफ, और BP के अलोंग, राइट. जो लाइन जॉइनिंग है, इलेक्ट्रिक फील्ड उसी की डायरेक्शन में एक्ट कर रही है लेकिन आउटवर्ड.
आप कैसे लिख सकते हैं? दिस मच इज द बीपी एंड इफ वी हैव टू कैलकुलेट दिस बीपी वी हैव टू सबट्रैक्ट दिस मच डिस्टेंस by this distance, right? Because we have the distance of position P from origin, that is x, and we have the half distance of this position from the origin, that is d. तो अगर हमें bp कैलकुलेट करना है तो हम bp में से क्या कर सकते हैं? ob माइनस कर सकते हैं, राइट? so bp will be x minus d whole square. तो दिस विल बी आवर साइक्लिक इक्वेशन. तो अगर हमें P पोजीशन पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड मींस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है तो हमें इन दोनों का मैग्नीट्यूड पता करना था, EA और AB का मैग्नीट्यूड, जो कि फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से हमारे पास क्या आ गया है? KQ D प्लस x और x प्लस d होल स्क्वायर, और सेकंड से AB का मैग्नीट्यूड कितना आ गया है? KQ by x minus d whole square. Since अब हमें क्या करना है? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड P पोजीशन पर निकालनी है. तो उसके लिए हमें ये दोनों रिजल्ट याद होने चाहिए, राइट? Since the resultant electric field intensity at position P will be P पोजीशन पर जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो कैसे हम निकालेंगे? जैसे कि मैंने बताया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है, और दोनों एक ही लाइन के अलोंग एक्ट कर रही है, एक आउटवर्ड और एक इनवर्ड अलोंग दी लाइन. तो अगर हम P को ओरिजिन माने जहां पे रिजल्टेंट निकालना है तो राइट वर्ड का पॉजिटिव तो इसको क्या लोगे? नेगेटिव, राइट? अगर हम कंसिडरेशन या कन्वेंशंस को फॉलो करें तो दैट इज the magnitude of the resultant electric field will be the subtraction of the electric field due to the charge at position B minus the magnitude of the electric field due to the charge at position A, right? अगर आपको रिजल्टेंट का फॉर्मूला याद है, दैट इज the square root of magnitude of A square plus magnitude of B square plus twice of magnitude of A magnitude of B cos of angle between them. Here A and B are the magnitude of two vectors A and B. अगर हमारे पास ये A वेक्टर है और ये B वेक्टर है, राइट? और इस वेक्टर की जो लेंथ मींस इसका मैग्नीट्यूड क्या है? A, मैग्नीट्यूड A मॉडुलस, और इसका B मॉडुलस, और इनके बीच का एंगल थीटा है. तो इन दोनों का रिजल्टेंट, इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट हम किस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं? इससे अगर ये दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के अपोजिट एक्ट करते हैं, जैसे इस तरीके से एक वेक्टर इस तरफ आ गया राइट वर्ड और एक वेक्टर लेफ्ट वर्ड आ गया, तो इनके बीच का एंगल कितना हो गया? 180 डिग्री. दोनों एक दूसरे के अपोजिट एक्ट करते हैं, 180 डिग्री, दोनों के बीच का एंगल आ गया 180 डिग्री. अगर हम यहाँ पर 180 डिग्री प्लेस करेंगे, जैसे ही आप यहाँ पर 180 डिग्री प्लेस करेंगे तो cos 180 क्या होता है? -1. cos 1 क्या होता है? cos 180 क्या होता है? -1. So R will be A square plus B square minus twice of AB, and it comes out to be A minus B whole square and square root. Then it will be A minus B. Therefore the resultant will be A minus B. This is the very similar case to this one, right? बिल्कुल इसी की तरह है कि दोनों वेक्टर एक दूसरे के
दूसरी पोजीशन पर वो क्या होगा, बी के मैग्नीट्यूड में से ए का मैग्नीट्यूड हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी। लेट इट बी दी थर्ड इक्वेशन, इसको हमने क्या मान लिया, थर्ड इक्वेशन मान लिया। नाउ यूजिंग फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन इन थर्ड यू गेट, पहली इक्वेशन जिसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज एट ए और सेकेंड इक्वेशन जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज एट बी कैलकुलेट की थी, उन दोनों इक्वेशंस को हम थर्ड इक्वेशन में यूज करेंगे। Therefore, the magnitude of the electric field at position P will be equals to, it is the magnitude of the electric field due to charge at B, that was K times the magnitude of the source charge, that was plus Q, divided by the square of distance between them, and it was x minus d whole square, subtracted by the electric field due to charge at position A, and it was K times the magnitude of the source charge at A, यहाँ पर माइनस क्यू है, जब आप उसका मैग्नीट्यूड लोगे क्या आ जाएगा, प्लस क्यू, इट विल बी K Q divided by the square of distance between the two charges, तो कितनी थी हमारे पास, x plus d whole square। तो हमने क्या किया, पहली और दूसरी इक्वेशन से EB और EA की वैल्यू थर्ड इक्वेशन में प्लेस कर दी, और इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी, मैंने यहाँ पर सीधा स्केलर फॉर्म में लिखना शुरू कर दिया है, इट इज E, दैट इज द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी दोनों टर्म्स में से जो कॉमन टर्म होगी हम क्या करेंगे, बाहर ले लेंगे। अब देखिए इनमें से दोनों का प्रोडक्ट क्या है, सेम है, दोनों टर्म्स में दोनों प्रोडक्ट K Q का प्रोडक्ट सेम है, तो K टाइम्स Q हम क्या करेंगे, K Q का प्रोडक्ट बाहर ले लेंगे, हमारे पास आ जाएगा 1 बाई x माइनस b होल स्क्वायर सब्ट्रैक्टेड बाई 1 माइनस 1 ओवर x प्लस d होल स्क्वायर। नाउ वी विल डू द लिटिल मैथमेटिक्स, अब हम छोटा सा मैथमेटिक्स करेंगे और आप समझ सकते हैं कि इसमें हमें क्या करना है, एलसीएम लेना है एंड सो ऑन। और E will be equals to KQ times, in numerator we can write x plus b whole square minus x minus b whole square divided by x square minus b square whole square, right? और E equals to KQ times D, on solving this difference, इन दोनों के डिफरेंस को जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट विल बी 4x into d divided by x square minus d square and whole square, right? और E equals to K times KQ times D। अब हम देखो इसको कैसे लिख सकते हैं, न्यूमरेटर में जो 4x into d, इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2d into 2x, राइट, डिवाइडेड बाई x square minus d square whole square। सिंस वी ऑल नो, हमें पता है कि जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता है दैट इज E, वो क्या होता है, Q टाइम्स D लेंथ ऑफ द डायपोल, दैट इज 2D। सो हियर दिस मल्टीप्लिकेशन, दिस प्रोडक्ट कैन बी रिप्लेस्ड बाय दिस इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, राइट? और E equals to KP times 2x
square. So this formula will give the magnitude of electric field at any position on the axial line of the dipole, right? Or in terms of vector, how can you write this formula? E vector means resultant electric field equals to K P vector into 2x divided by xk minus bk and whole square x along अब यहां पर देखने वाली बात डायरेक्शन बताने के लिए, क्योंकि रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा हायर मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में एक्ट करेगी। रिजल्टेंट की डायरेक्शन हमेशा हायर मैग्नीट्यूड वेक्टर की टर्म में की डायरेक्शन में एक्ट करता है। तो ई की डायरेक्शन होगी, इस पोजीशन पर जो ई की डायरेक्शन होगी वो किसकी डायरेक्शन में होगी? उस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होगी जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। अब क्योंकि ये चार्ज इस पोजीशन की पोजीशन के नियर है, इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ई पोजीशन पर वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू दिस चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? ईबी की डायरेक्शन होगी एक्स अलोंग इन डायरेक्शन EV, right? So equation 4 gives the magnitude of electric field on axial line due to the electric dipole. अब हम क्या करेंगे? इस फॉर्मूले में कुछ केस डिस्कस करेंगे। पहला केस हम ये ले सकते हैं कि अगर हम ये मान लें कि पोजीशन जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है वो बहुत ज्यादा दूर है, दैट पोजीशन इज वेरी वेरी फार फ्रॉम द ओरिजिन ऑन द एक्सियल लाइन। इफ x is very greater than d, x is the distance of the position where we want to calculate, we want to find the electric field, right, from the origin, and d is the half length of the dipole. If this distance is very far as compared to its half length, in that situation the difference of the square of two distance becomes negligible. Then x square minus b square becomes nearly equal to x square, right? Then the electric field will be k times p into 2x, where p is the dipole moment divided by x square. This difference will be replaced by x square and we have as the whole square. So if x square then it's whole square. Therefore the electric field will be k times twice of px divided by x power 4. This x will be cancelled by 1 power and it will imply that the electric field on axial line will be k times twice of the dipole moment divided by x cube. Keep it in mind, it is very important result for the short electric dipole. This condition makes the dipole very short. अगर हम ये कंडीशन लेंगे तो इस कंडीशन पर डायपोल हमारा बहुत छोटा हो जाएगा, पॉइंट साइज हो जाएगा। बिकॉज अगर आप इन्फिनाइट पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहेंगे तो उस इन्फिनाइट पोजीशन से आपको डायपोल बहुत ही छोटा दिखाई देगा।
तो ये एक ऐसा रिजल्ट है जो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बताती है किसी शॉर्ट डायपोल की उसकी एक्सियल लाइन, राइट। सेकेंड केस, अगर हम सेकेंड केस माने इफ x इज 0 देन x 0 का मतलब जिस पोजीशन पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है अगर वो ओरिजिन पर आ जाए इस पोजीशन पर, तो क्या होगा, देन इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी k टाइम्स p into 2 into 0, right, divided by 0 square minus b square whole square. So in numerator this product will be 0, then this whole result will become 0. Therefore the electric field at origin on the axial line will be 0. Let it be the sixth equation. सिक्स्थ इक्वेशन हमें क्या दिखाती है, सिक्स्थ इक्वेशन हमें ये बताती है कि एक्सियल लाइन पर, किसी भी इलेक्ट्रिक डायपोल की एक्सियल लाइन पर जो उसका ओरिजिन होता है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, 0 होती है, राइट। इक्वेटोरियल लाइन पे नहीं, क्या, इलेक्ट्रिक डायपोल के ओरिजिन पर उसकी एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, 0 होती है। Third case, if x equals to d, then अगर x किसके इक्वल हो जाए, हाफ लेंथ ऑफ द डायपोल, तब इस सिचुएशन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था, k टाइम्स p इंटू 2x, अब x की जगह क्या करना है, d लिखना है, x की जगह क्या करना है, d लिखना है, डिवाइडेड बाय x स्क्वायर मींस d स्क्वायर माइनस क्या था, d स्क्वायर एंड होल स्क्वायर,